हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है मुग़ल सम्राट अकबर। इस वीडियो में हम अकबर की उपलब्धियों, उनके द्वारा किए गए साम्राज्य विस्तार और अकबर का एक शासक के रूप में मूल्यांकन के बारे में अध्ययन करेंगे। अकबर के जन्म की बात करें तो जिस समय अकबर का जन्म हुआ उस समय हुमायूं शेरशाह सूरी के हाथों पराजित होने के पश्चात ईरान की तरफ जा रहा था और उस समय किसी प्रकार से वो पुनः दिल्ली पर अधिकार करने के लिए इधर उधर सिंध के क्षेत्र में भटक रहा था ताकि उसे कहीं से सहायता प्राप्त हो सके। इस दौरान अमरकोट के शासक वीर साल जो एक राजपूत शासक था उसके यहाँ ये रुके हुए थे और यहीं पर हमीदा बानो हुमायूं की जो बेगम थी उसने अकबर को जन्म दिया। 1542 में अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जो शासनकाल रहा है वो 1556 से लेकर के 1605 रहा है। ऑलमोस्ट 49 to 50 ईयर्स इन्होंने शासन किया। जब वापस से हुमायूं ईरान के शासक जो फारस का शाह था उसकी मदद से जब वापस उसने भारत की ओर पलायन किया और भारत पर विभिन्न सरहिंद इत्यादि क्षेत्रों पर जो जीत हासिल की और इसके बाद आगरा और दिल्ली को भी हुमायूं ने पुनः जीता। दिल्ली की जब विजय हुई उसके बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का गवर्नर नियुक्त कर दिया और इस समय बैराम खां जो था ये भी एक फ़ारसी सिया था मुसलमान, उसको इसका संरक्षक नियुक्त कर दिया गया। जब हुमायूं की मृत्यु हो गई 1556 में दीन पन्हा जो उसने महल बनवाया उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर कर के, तो अकबर इस समय कलानौर पंजाब में एक जगह है वहाँ पर इस समय ये था और बैराम खां उसके साथ ही था। जब उन्हें हुमायूं की मृत्यु का समाचार मिला तो कलानौर में ही अकबर का राज्याभिषेक किया गया। इस समय बहुत सी आरंभिक समस्याएं इसके सामने थी। जो मुग़लों का जो अधिकार था इस समय पंजाब के कुछ क्षेत्र दिल्ली और आगरा के इलाकों पर ही था, बाकी जो अन्य क्षेत्र थे वो स्वतंत्र थे। तो इन सभी क्षेत्रों पर जो है पुनः अधिकार करने की चुनौती अकबर के सामने थी। साथ ही जो अफ़गान शक्ति थी वो अभी भी पूरी तरीके से कुचली नहीं गई थी और दिल्ली और आगरा पर हेमू विक्रमादित्य ने जो है अधिकार कर लिया था। तो कलानौर से जो है अकबर रवाना हुआ और पानीपत के मैदान में हेमू विक्रमादित्य के साथ इसका युद्ध हुआ। हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें हेमू की हार हुई, उसकी हत्या हो गई और अकबर जो था वो इस युद्ध में विजयी रहा। पानीपत का ये दूसरा युद्ध जो है पानीपत के प्रथम युद्ध की तुलना में और अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि पानीपत का पहला युद्ध जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था उसने भारत में मुग़ल राज्य की स्थापना की, लेकिन वो इतना सुदृढ़ नहीं हो पाया क्योंकि आने वाले समय में शेरशाह ने पुनः मुग़लों की शक्ति भारत से उखाड़ फेंकी थी। लेकिन पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद में अकबर के सिंहासनारोहण होने पर अब मुग़लों की जो शक्ति थी भारत में आने वाले लंबे समय तक एक सुदृढ़ रूप से स्थापित हो गई। आने वाले वर्षों में 1558 से 60 के बीच में अकबर जो था उसने मेवात के क्षेत्र, ग्वालियर, अजमेर और जौनपुर के क्षेत्र को जीत करके मुग़ल राज्य में मिला लिया। इस दौरान अकबर पर बैराम खां का बहुत अधिक प्रभाव था। बैराम खां जो था उसको अपना वकील ए सल्तनत या प्रधानमंत्री जो है अकबर ने नियुक्त कर लिया था। लेकिन धीरे धीरे बैराम खां जो था क्योंकि अकबर जो था अभी वयस्क नहीं हुआ था, उसकी उम्र अभी 18 वर्ष से भी कम थी, तो ज़्यादातर शक्तियाँ जो थी वो बैराम खां के हाथों में थी और बैराम खां इन शक्तियों का अकबर की अनुमति के बिना भी प्रयोग करने लगा। तो बैराम खां का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा था उससे दूसरा जो गुट था अमीरों का उसके अंदर असंतोष उत्पन्न हुआ और इन्होंने जो है सम्राट को भी अकबर को भी बैराम खां से शक्तियाँ वापस अपने हाथों में लेने के लिए प्रोत्साहित किया। अकबर भी 18 वर्ष का हो गया था और अपनी शक्ति जो थी सम्राट के तौर पर स्वयं प्रयोग करना चाहता था। तो इसने बैराम खां को जो है एक तरीके से कहेंगे कि अपने पद से हटा दिया और उसे मक्का की यात्रा करने के लिए भेज दिया
कहते हैं रास्ते में एक मुबारक खां नामक अफ़गान जो था उसने इसकी पाटन गुजरात में जगह है वहाँ पर बैराम खां की हत्या कर दी। इस तरीके से 1560 में बैराम खां का अंत हुआ। बैराम खां के पतन के पश्चात माहम अनगा जो अकबर की धाय माँ थी उसको शिहाबुद्दीन के साथ में संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री बनाया गया और अकबर के ऊपर अब माहम अनगा जो थी उसकी धाय उसका अत्यधिक प्रभाव हो गया। इस वाले पीरियड को पेटीकोट प्रशासन भी कहते हैं और हरम का इस समय बहुत अधिक हस्तक्षेप अकबर के राज्य कार्य में रहा। ये 2 वर्ष के समय में रहा 1560 से 62 तक। महामनगा का पुत्र था आदम खां। आदम खां ने भी अकबर को हटाने का भी षड्यंत्र रचने का प्रयास किया। महामनगा की शक्ति को कम करने के लिए अकबर ने अतका खां को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। आदम खां जो था महामनगा का पुत्र, उसने अतका खां की हत्या कर दी। इससे अकबर अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने आदम खां को छत से नीचे फिकवा करके उसको उसको मरवा डाला। महामनगा को जब ये समाचार मिला तो उसकी भी शोक संतप्त होकर के 1562 में मृत्यु हो गई। इस तरीके से अकबर जो है अब इस हरम के प्रभाव से भी पूरी तरीके से मुक्त हो गया और अब एक स्वतंत्र शासक की भांति संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग अपने विवेकानुसार उसके द्वारा किया गया। अकबर जो है उसने साम्राज्य विस्तार करने की ओर ध्यान दिया। उत्तरी भारत में 1562 के लगभग उसने मालवा की विजय की। मालवा में इस समय बाज बहादुर शासक था। बाज बहादुर का दमन करने के लिए उसने आदम खां को भेजा, लेकिन आदम खां की नीतियों से असंतुष्ट होकर के उसने वहाँ पीर मोहम्मद को भेजा। पीर मोहम्मद जो था उसने भी बहुत अधिक अत्याचार वहाँ पर किए, तो उसने उबैदुल्ला खां को भेजा और अंत में मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। मालवा के पश्चात गोंडवाना, ये भी मध्य प्रदेश में क्षेत्र है गोंडवाना। वहाँ का जो शासक था राजपूत राज्य था ये और बहुत छोटा राज्य है। यहाँ वीर नारायण नाम का शासक शासन कर रहा था। ये अल्पायु था और इसकी जो माता थी दुर्गावती, राजमाता दुर्गावती, वो इस समय इसकी संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी गोंडवाना के क्षेत्र पर। 1564 में अकबर ने आसफ खां को गोंडवाना पर आक्रमण करने के लिए भेजा। दुर्गावती ने बहुत ही वीरता के साथ में मुगल सेना का सामना किया, लेकिन अंततः पराजित हुई और इसमें उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और गोंडवाना पर मुगलों का अधिकार हो गया। कहा जाता है कि 1562 के लगभग अकबर जो था अजमेर में दरगाह शरीफ जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ दर्शन करने के लिए आ रहा था। तो रास्ते में जो आमेर के शासक थे भारमल, उन्होंने अकबर का स्वागत किया और अकबर के साथ अपनी पुत्री का विवाह उनके द्वारा कर दिया गया। ये राजपूतों के साथ पहला वैवाहिक संबंध था अकबर का और अकबर ने अब भारमल के पुत्र भगवान दास, जिसे भगवंत दास भी लिखा जाता है बहुत जगह, और उसके पुत्र मानसिंह को मुगल सेवा में शामिल कर लिया। चित्तौड़ की विजय। चित्तौड़ जो था मेवाड़ का जो राज्य था वो राजस्थान में राजपूतों का सर्वाधिक प्रमुख राज्य रहा है। यहाँ के जो महाराणा हैं अपनी आन बान शान के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने कभी भी जो मुस्लिम शासक थे उनके सामने अपना सर नहीं झुकाया, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर जो था उसने 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। यहाँ इस समय उदय सिंह जो था वो राज्य कर रहा था। जब अकबर के द्वारा यहाँ आक्रमण किया गया तो उदय सिंह चित्तौड़ की दुर्ग की सुरक्षा का भार जो है जयमल और पत्ता नामक 2 अपने जो सेनापति थे उनके हाथों में सौंप करके पहाड़ों की ओर चला गया। जब ये लोग घेरा डाले हुए थे मुगल सेना, तो एक दिन अकबर को जयमल जो है वो दिखाई दिया चार दीवारी पर परकोटेक पर, तो गोली मार करके जयमल की हत्या कर दी गई। और इसके पश्चात जब ये घेरा लंबा खिंचने लगा तो राजपूतों ने जो है केसरिया किया और जो यहाँ की स्त्रियाँ थीं उनके द्वारा जौहर किया गया। राजपूतों ने केसरिया करके और अंतिम रूप से युद्ध में भाग लिया। कहते हैं कि बड़े पैमाने पर अकबर ने जो है यहाँ कत्लेआम करवाया चित्तौड़ पर अधिकार करने के पश्चात, जो उसके संपूर्ण शासनकाल में एक बड़ा ही कलंक है। चित्तौड़ पर इसका अधिकार हो गया और इसके पश्चात इसने नेक्स्ट ईयर
रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण किया। रणथंभौर का जो दुर्ग था इस समय बूंदी के शासक हाड़ा राजा सुरजन राव के हाथों में था और 1568 में यहाँ पर आक्रमण किया गया। और जब ये घेरा लंबा खिंचने लगा तो 1569 में राव सुरजन हाड़ा ने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और रणथंभौर पर भी इनका मुगलों का आधिपत्य स्थापित हुआ। 1569 ईस्वी में कालिंजर का जो दुर्ग था ये मध्य प्रदेश में बहुत ही सुदृढ़ दुर्ग रहा है। तो रीवा के राजा रामचंद्र के अधिकार में ये दुर्ग था और रामचंद्र के राज्य पर जब आक्रमण किया गया तो रामचंद्र ऑलरेडी राजपूताना में अकबर के अभियानों की सफलता देख चुका था और अंततः उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया अकबर की सेना के समक्ष और दुर्ग जो था वो मुगलों को सौंप दिया गया। अकबर ने राजा रामचंद्र को इलाहाबाद के समीप एक जागीर प्रदान कर दी उसके निर्वाह के लिए और कालिंजर को मुगलों के अधीन कर लिया गया। नेक्स्ट ईयर 1570 में अकबर ने राजपूताना के जो अन्य राजा थे उनको अपनी अधीनता में लाने के लिए नागौर में एक दरबार लगाया और ज़्यादातर जो शासक थे राजपूताना के उन्होंने इस दरबार में उपस्थित होकर के अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसमें जैसलमेर के शासक राजा हरराय और बीकानेर के राव कल्याणमल भी शामिल थे। जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने भी इसकी अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री का विवाह भी राज परिवार में किया। सलीम से जहांगीर के रूप में जो बाद में जाना गया, सलीम के साथ जोधाबाई का विवाह किया गया। 1572 में ही अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात जो था एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित था और 1572 में आक्रमण करके और अधिकार कर लिया गया और यहाँ पर मुजफ्फर शाह तृतीय का शासन था। इस समय गुजरात में जो था गृह युद्ध छिड़ा हुआ था तो अकबर के लिए बहुत ही आसान था यहाँ पर अधिकार करना। और जैसे ही अकबर यहाँ से वापस लौटा तो यहाँ के जो स्थानीय जो अमीर थे और सरदार थे उनके द्वारा पुनः विद्रोह कर दिया गया और अकबर को यहाँ पुनः अभियान करना पड़ा और अंततः 1584 में गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। बंगाल और बिहार जो है वहाँ पर अफ़गानों का शासन था और 1572 में अफ़गान शासक दाऊद खां जो था उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और स्वयं को बंगाल और बिहार का जो है सम्राट घोषित कर दिया। अकबर ने यहाँ पर पहले जौनपुर के जो सूबेदार था उसको यहाँ पर आक्रमण करने के लिए भेजा लेकिन वो असफल रहा तो उसने मुनीम खां के नेतृत्व में यहाँ सेना भेजी जिसने 1576 में दाऊद को पराजित करके बंगाल और बिहार को पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसके पश्चात 1572 ईस्वी में उदय सिंह जो था मेवाड़ का शासक उसकी मृत्यु हो गई और उसके पुत्र महाराणा प्रताप जो थे वो मेवाड़ के शासक बने। मेवाड़ को पुनः अपनी अधीनता में लाने के लिए अकबर ने मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी और 1576 में ये सेना हल्दी घाटी के मैदान में आकर के डट गई और यहाँ पर इनका राणा प्रताप की सेना से सामना हुआ। इस युद्ध को जेम्स टोड जो है कर्नल जेम्स टोड उसके द्वारा मेवाड़ की थर्मोपोली भी कहा जाता है हल्दी घाटी के युद्ध को। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को अंततः रणभूमि छोड़ करके जाना पड़ा और आने वाले समय में उनके द्वारा गोरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध जो है मुगल थानों पर किया गया और महाराणा प्रताप के जाने के पश्चात मानसिंह की जो सेना थी उसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। लेकिन आने वाले समय में जब अकबर जो था दक्षिण अभियानों में व्यस्त था, कंधार और काबुल के अभियानों में व्यस्त था, तो महाराणा प्रताप ने इसका लाभ उठाया और चित्तौड़, अजमेर और मांडलगढ़ को छोड़ करके लगभग संपूर्ण मेवाड़ को पुनः अपने अधिकार में कर लिया था। काबुल में अकबर के सौतेले भाई मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम शासन कर रहा था। 1585 में जब इसकी मृत्यु हो गई तो काबुल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और मानसिंह को यहाँ का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया। सिंध में जानी बेग शासक था उसको भी पराजित कर दिया गया। बलूचिस्तान और कंधार का जो क्षेत्र था वहाँ भी अकबर जो था उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया। 1595 ईस्वी में कंधार का क्षेत्र भी मुगल राज्य में शामिल हो गया। तो इस प्रकार से जो मुगल सीमा थी वो कंधार तक विस्तृत हो गई।
इसके बाद अकबर ने जो दक्षिणी राज्य थे उन पर भी विजय अभियान किया, और इसके बारे में डिटेल में हम जब इनकी मुगलों की दक्षिण नीति पढ़ेंगे उसमें इसकी चर्चा करेंगे। अकबर का जो साम्राज्य था वो काबुल और कंधार से लेकर के बंगाल तक विस्तृत था, और उत्तर में कश्मीर के क्षेत्र से लेकर के दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा की उत्तरी सीमा तक फैला हुआ था। इस तरीके से देख सकते हैं कि अकबर को एक बहुत ही छोटा साम्राज्य विरासत में मिला था, जिसमें सिर्फ दिल्ली, आगरा और पंजाब का कुछ क्षेत्र शामिल था। लेकिन आने वाले समय में अकबर ने मुगल साम्राज्य को बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में इसका प्रसार कर दिया। मुगलों के राज्य विस्तार में राजपूतों का अहम योगदान रहा, और मुगल साम्राज्य के एक सुदृढ़ आधार स्तंभ राजपूत बनकर के उभरे। अधिकांश राजपूत शासकों के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली गई, मनसब स्वीकार किए गए, और शाही सेना में इनके द्वारा विभिन्न ऊंचे पद और सेनापतित्व स्वीकार किया गया और अपनी सेवाएं प्रदान की गई। अकबर जो था उसने ये बात समझ ली थी कि हिंदू जो है यहाँ बहुसंख्यक हैं, और अब अगर मुगलों को भारत में शासन करना है तो उन्हें हिंदुओं का और राजपूत शासकों का सहयोग बहुत ही आवश्यक होगा। इसलिए उसने उदारता पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक और प्रेम पूर्वक जो है राजपूतों के साथ व्यवहार किया। दरबार में महत्वपूर्ण स्थान दिया उन शासकों को जिन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार की। ऊंचे पद दिए, मनसब दिए, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान की। उनके जीवन, धन संपत्ति, उनके राज्य और सम्मान की रक्षा का आश्वासन उनको दिया। इसीलिए राजपूत जो हैं उन्होंने भी मुगलों की भारत में राज्य को सुदृढ़ करने में और उसके विस्तार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने अंतिम वर्षों में अकबर को अपने पुत्र सलीम, जो आगे चल कर के जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा, सलीम के विद्रोह का सामना करना पड़ा। अकबर जब दक्षिणी अभियान में व्यस्त था तो सलीम जो था उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और वो इलाहाबाद की ओर चला गया। सलीम जो था उसने अपने पिता के विश्वस्त मित्र और साथी अबुल फजल की ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला के माध्यम से हत्या भी करवा दी। जब ये समाचार अकबर को मिला तो अकबर बहुत अधिक क्रोधित हुआ, और उसने जो है अपने दूसरे पुत्र दानियाल पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया उसको उत्तराधिकारी बनाने के लिए। लेकिन दानियाल की भी मृत्यु हो गई, और अकबर के एक और पुत्र मुराद की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी थी। अकबर के पास कोई चारा नहीं रहा तो उसने फिर से जो है सलीम पर ध्यान देना शुरू किया। और जब इसकी दादी की मृत्यु हुई, सलीम की दादी की मृत्यु, तो उस समय सलीम जो है वो शोक में शामिल होने के बहाने से वापस दिल्ली आया, और कहते हैं कि इसी समय अकबर ने उसे कैद कर लिया। और इस दौरान जो है इसके सलीम के व्यवहार को देखते हुए अकबर जो था बहुत ही निराश होकर के उसने सलीम के बड़े पुत्र खुसरो पर ध्यान देना शुरू किया, उसको उत्तराधिकारी बनाने के लिए। और जो मिर्ज़ा अजीज कोका और मानसिंह जो थे वो भी खुसरो को उत्तराधिकारी बनाने के पक्ष में थे और उसको प्रोत्साहित कर रहे थे। इसी दौरान अकबर जो था गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, और कहते हैं कि सलीम ने इस समय उससे क्षमा प्रार्थना की, और अकबर ने अपनी अंतिम समय में जहांगीर जो था या सलीम जो था उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई, और अकबर को आगरा से 5 मील दूरी पर स्थित सिकंदरा नामक स्थान पर दफना दिया गया। यहीं पर इसका मकबरा भी बना हुआ है। अकबर के एक शासक के रूप में अगर मूल्यांकन करें तो अकबर एक महान विजेता था। उसने मुगल साम्राज्य को भारत में सुदृढ़ किया, उसका विस्तार किया, इसकी सीमाओं को कश्मीर से लेकर के बीजापुर तक और कंधार, काबुल से लेकर के बंगाल तक विस्तृत किया। साथ ही ये प्रजापालक शासक था, प्रजा के कल्याण के लिए बहुत अधिक इसके द्वारा कार्य किए गए, और इसने हिंदू जो प्रजा थी उसको भी अपनी प्रजा के रूप में जो है उसके कल्याण के लिए कार्य किए। जजिया कर को हटाया, तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया जाता था उसको हटाया। साथ ही दीन है इलाही के रूप में एक नए धर्म की इसने स्थापना की, और हिंदू और मुस्लिम जो धर्म थे और जो जनता थी, प्रजा थी, उनके बीच में समन्वय करने का प्रयास किया।
इसीलिए इसने 1574 में इबादत खाने की स्थापना की, जहाँ सभी धर्मों के जो अनुयायी थे या सभी धर्मों के जो नेता उपदेशक थे उनको आमंत्रित किया और उनके साथ धार्मिक चर्चाएँ हुई। और अम, अकबर जो था ना सिर्फ एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता और कुशल प्रशासक था, बल्कि उसने कला और साहित्य को भी बहुत अधिक संरक्षण प्रदान किया। उसने उसके यहाँ चित्रकार जो थे प्रसिद्ध दशवंत बसावन इत्यादि चित्रकार हुए। और इन सब के बारे में डिटेल में हम जो है अलग से जब मुगल काल का जो कला और साहित्य का वर्णन करेंगे उसके अंदर हम और पढ़ेंगे। इस तरीके से कह सकते हैं कि अकबर जो था एक राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है, क्योंकि उसने ना सिर्फ मुसलमान प्रजा को अपनी प्रजा माना, बल्कि हिंदू प्रजा को भी अपनी प्रजा के रूप में स्वीकार किया और उनके कल्याण के लिए भी कार्य किए। साथ ही भारत के एक बड़े क्षेत्र में उसने राजनीतिक एकता स्थापित की, साथ ही प्रशासनिक रूप से भी एकता स्थापित करने का प्रयास अकबर के द्वारा किया गया।